नमस्कार, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र राजस्थान में टॉप 10 बड़ी खबरों के साथ। दक्षिण भारत के 4 राज्यों के 2 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी आज कर्नाटक पहुंचे। पीएम मोदी ने 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का बड़ा तोहफा दिया। पीएम मोदी ने मैसूर चेन्नई वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। जबलपुर के मेखला रिजोर्ट में हुई युवती की हत्या के मामले को लेकर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें आरोपी ने प्रेम में धोखा दिए जाने पर हत्या किए जाने की बात की है। पुलिस इस वीडियो को लेकर अब मामले की जांच कर रही है। तो जैकलिन फर्नांडिस की रेगुलर जमानत याचिका पर अब मंगलवार को फैसला आएगा, तब तक अंतरिम जमानत बरकरार रहेगी। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े 3 मामलों पर आज कोर्ट में सुनवाई होनी है, जिसमें अभी मुक्तेश्वरानंद मामले में सुनवाई टल गई है। कोर्ट ने अब इस पूरे मामले में अगली तारीख 18 नवंबर को तय की है। तो रूस और यूक्रेन के बीच जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही। दुनिया के कई देश प्रयासरत हैं कि युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो जाए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध को बातचीत के जरिए सुलझाए जाने की आवश्यकता को दोहराया। जम्मू कश्मीर के शोपियां के कापलिन इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। मारे गए आतंकी की पहचान कामरान के तौर पर की गई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आसियान, भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलनों में हिस्सा लेने के लिए कंबोडिया के लिए रवाना हुए। पदभार संभालने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर भी उनके साथ गए हैं। जयपुर के हेरिटेज नगर निगम के पार्षदों ने अनोखा प्रदर्शन किया। भैंस के आगे बीन बजाकर पार्षदों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। 2 दिन से धरने पर बीजेपी पार्षद बैठे हैं और विकास कार्यों के नहीं होने से नाराजगी जता रहे हैं। राजधानी जयपुर में कारोबारी विजेंद्र सिंह हत्याकांड मामले में हमले के बाद का एक और वीडियो सामने आया है। हमलावरों के भागने के बाद लोगों ने मदद की थी। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी। आपको बता दें कि करधनी इलाके में 2 दिन पहले वारदात हुई थी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। सौम्या गुर्जर ने न्यूज 18 राजस्थान से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि सत्य की जीत हुई है। मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जनादेश का सम्मान होना चाहिए। निश्चित रूप से सत्य की जीत होगी। ये बात आपने सुप्रीम कोर्ट का जब डिसीजन आया था तब भी ये बात कही थी। नहीं, ये शाश्वत सत्य है। यतो धर्म ततो जय है। जहाँ धर्म है वहाँ जीत होती है। और मुझे लगता है कि मेरा धर्म था जयपुर की सेवा करने का, और मैंने मन से जयपुर की सेवा की। जो काम मेरी जिम्मेदारी थी उसको मैंने पूरा निभाया। तो आगे ईश्वर भी देखता है। किस तरह की जिम्मेदारी निभाई आपने? किस तरह से जो जयपुर का अवसर आपको सेवा का मिला, आप बता रहे हैं जिस तरह से, तो क्या कुछ आपकी प्रायोरिटी में रहा जयपुर? देखिए, जो एक शहर के लिए जो जरूरी होता है, शहर की सफाई व्यवस्था थी, और वही शहर की सफाई व्यवस्था थी कि जिसके लिए हड़ताल हुई तो कहना पड़ा कि भी ठीक है, हड़ताल की कोई वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये अगर जनप्रतिनिधि चाहे मेयर हो या पार्षद हो, वो अपने शहर की स्वच्छता, उसके लिए सबसे पहला मुद्दा होता है। और उसके लिए अगर कोई भी निर्देश भी अगर संबंधित अगर अधिकारियों को देता है तो मानना भी चाहिए। और मेरा मानना है कि कर्मण्येवाधिकारेषु मा फलेषु कदाचन। मैंने अपना कर्म किया और ईश्वर जो है वो अपना फल देगा। ईश्वर अपना फल देगा। लेकिन ये जो 2 साल में पूरा टेन्योर जिस तरह से रहा है, आपने कहा कि संघर्ष मेरा जारी रहेगा। तो संघर्ष किस तरह से, ये जो टेन्योर है संघर्ष भरा भी रहा है, आपको लगता है कि इसका सफर कहीं ना कहीं जो है नगर निगम ग्रेटर या आम लोगों ने भी किया इसकी वजह से? देखिए, बिल्कुल जनता ने जो है, ये संघर्ष मेरा नहीं था जी, ये संघर्ष जयपुर की मेयर का नहीं था। ये संघर्ष जयपुर की जनता का था, जिन्होंने चुनकर मेयर को बिठाया, जिन्होंने चुनकर जनप्रतिनिधि पार्षदों को बिठाया। ये उनका संघर्ष था। और उनके संघर्षों में ये अगर देखा जाए तो असली मायने में अगर ये परेशानी हुई, ये संघर्ष हुआ, ये जयपुर की जनता के लिए संघर्ष था। और उसके साथ में मैं भी संघर्ष कर रही थी, और ये 2 साल संघर्ष में ही गए हैं। 2 साल संघर्ष में क्या आप उम्मीद करते हैं आपकी अब
व्यवस्थाएं जो है, चीज़ें जो है वो पटरी पर आ सकेगी? क्योंकि काफ़ी समय जो है वो इस तरह का रहा है कि डिस्टर्बेंस जिससे रहा है पूरा, क्योंकि मेयर एक पूरे प्रशासन का भी हेड होता है, नगर निगम की पूरी भूमिका, पूरी बागडोर जो है मेयर के पास में रहती। तो आप उम्मीद करते हैं कि चीज़ें दुरुस्त होंगी? देखिए महेश जी, अभी जो है आगे आगे आप देखते जाइए, संघर्ष जो है वो हमारा जारी है। और संघर्ष का मतलब ये नहीं है कि कुर्सी संघर्ष नहीं है, यहाँ संघर्ष है जयपुर की जनता की सेवा के लिए संघर्ष जो हम कर रहे हैं। और हमारे सभी जनप्रतिनिधि जो हैं 150-150 पार्षद जो संघर्ष कर रहे हैं, वो संघर्ष जो बना रहा है, उस संघर्ष के ऊपर हमें लगातार जयपुर की जनता की सेवा है वो करनी है। कार्यभार आप कब तक ग्रहण करेंगे? देखिए अभी कल ही आया है, और कल मैं चूंकि यहाँ जयपुर में नहीं थी और आज सुबह मैं जयपुर आई हूँ, तो अभी आज कल और परसों 2 दिन छुट्टी है, तो आगे फिर देखते हैं। कोई लीगल एडवाइस आपने कहा कि वो भी ली जा रही है, तो नहीं अभी तक कोई ऐसी लीगल एडवाइस नहीं ली है। अभी जो आने वाले हैं तमाम जो पार्षदगण हैं उनसे मिल रही हूँ। कोई और बातचीत आपकी रही है इस मामले में? कोई लीगल एडवाइस जिस तरह की आप कह रहे हैं? देखिए कोर्ट का जो डिसीजन है वो साफ है, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि उसके आगे कोई और लीगल एडवाइस है क्या। कोर्ट ने अपनी मंशा है, आप भी ऑर्डर पढ़ेंगे, आपके सामने ही है पूरा, कोर्ट ने जो कहा है वो सबको पता है कि क्या कहा है। लेकिन सरकार की तरफ से एक तरफा की गई सुनवाई को आपको मौका नहीं मिला? देखिए सब ये कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है, और मैंने कहा कि न्यायपालिका पर मुझे पूर्ण भरोसा है और हमेशा रहेगा। लोकतंत्र में आप देखते हैं कहीं न कहीं सियासत में इस तरीके के दाव पेच चलते रहते हैं, उसके लिए आप कहीं न कहीं राजनेता आप लोग तैयार रहते हैं? देखिए हमें दावपेच में नहीं भरोसा करती हूँ। मैं मानती हूँ कि ईमानदारी से निष्ठा के साथ में काम करना चाहिए, और जो जन मत जो दिया हुआ है, जनता का समर्थन है, उस जनता के समर्थन का सम्मान करना चाहिए। अगर जनता का समर्थन का सम्मान नहीं करेंगे तो फिर जनता जो है जल्दी ही आईना भी दिखा देती है। अब आप क्या देखते हैं, किस तरह के कामकाज को पूरा करना चाहेंगे? क्या उसमें कोई प्लानिंग की है आपने कुछ? बिल्कुल महेश जी, जो है शहर प्रथम है, यहाँ के लोगों की जो समस्या है, जो पहले समस्या थी, और अभी आप जयपुर को देख ही रहे हैं 2 सालों में किस तरह सिचुएशन है, दोनों नगर निगम बटे हैं, तो अब बिल्कुल इनको सबको कंक्लूड करते हुए अच्छी तरीके से काम करेंगे। एक स्ट्रगल का वक्त काफी रहा आपके लिए, और संघर्ष जो है वो कम नहीं रहा। 2 साल की बात करते रहे, तो ये तीसरा मौका होगा जब आप वापस नगर निगम पहुंचेंगे। बार बार आपसे कुर्सी गई। देखिए जीवन ही संघर्ष है, तो जीवन में संघर्ष है, ये चक्र ये चलता रहता है। और संघर्षों के साथ में जब निष्ठा के साथ में कोई काम करता है तो ईश्वर भी देखता है। और साथ में मैं तो मानती हूँ कि जयपुर की जनता, पूरे राजस्थान की जनता और मेरे जयपुर ग्रेटर नगर निगम के सभी पार्षदगण की ये मनसा थी कि हाँ, सत्य की है वो विजय होनी चाहिए, सच्चाई की जीत होती है, और वो माननीय न्यायालय ने जो है वो स्पष्ट किया है इसके ऊपर। राज्य सरकार को कोई मैसेज है? देखिए जो है, जो निष्ठा है, जो जनमत है, जनादेश है, उसका सम्मान करना चाहिए। और जनादेश में चुने हुए जो भी जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधियों का हमेशा सम्मान होना चाहिए। और जनप्रतिनिधियों का सम्मान होगा तभी ही जनता की जो आवाज है, जनता की समस्याएं हैं, वो आगे आ पाएगी। अगर आप जनप्रतिनिधियों को दबाएंगे तो यानी जनता की आवाज को, जनता को आप है वो आप दबा रहे हैं। तो ग्रेटर नगर निगम से 3 अन्य बर्खास्त पार्षदों ने भी बहाली की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि सरकार ने जनप्रतिनिधियों को हटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। आप लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, और किस तरह से आप देखते हैं कि ये जो मौका आज फिर से आप लोग को मिला है, क्योंकि आप लोग भी अभी निलंबित बर्खास्त चल रहे हैं, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं आप कोर्ट से कि आप लोगों के फेवर में भी इस तरह का फैसला देखने को मिलेगा? देखो, सत्य की हमेशा जीत होती है। जैसा मैडम हमेशा कहती है कि सत्य परेशान तो हो सकता है मगर पराजित नहीं हो सकता, और हमारे को पूर्ण भरोसा है, विश्वास है न्यायपालिका पर, हमारे को भी जीत मिलेगी। और आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, आप यहाँ पर नैतिकता के आधार पर मंत्री शांति धारीवाल जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। चुने हुए जनप्रतिनिधि को षड्यंत्र पूर्वक, चूंकि वो भी एक जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि है, षड्यंत्र पूर्वक बिना मौका दिए हटाना, जो कि कोर्ट ने साफ कर दिया है। और ये 2023 में सरकार का जो रवैया है, ये प्रत्येक जनता देख रही है, और इसका जवाब अपने मतदान के हिसाब से उनको करेगी, कोटा में भी करेगी और पूरे राजस्थान में भी करेगी। कई जगहों पर इस तरह की बात देखी गई है, क्या आप देखते हैं कि अलग अलग जगहों पर बीजेपी टारगेट पर रही है, या फिर इस तरह से जो सरकार ने, या फिर जैसा कि कई अलग अलग राज्यों में भी देखने को मिला, तो उसका आप देखते हैं कि ये कोई रिवेंज है? देखिए, ये क्या है कि आप पूरे राजस्थान में कहीं भी देख लीजिए, चाहे छोटी से छोटी इकाई जो नगर निकाय की मान लीजिए, ग्राम पंचायतों की मान लीजिए, ग्राम पंचायत के सरपंच से लेके छोटी नगर पालिकाओं के चाहे अध्यक्ष हो, चाहे हमारे जिला के सभापति हो, चाहे हमारी मेयर हो, या अन्य जो नगर निगम है उनके मेयर हो, हर जगह ही सरकार ने अपने हिसाब से कहीं ना कहीं रोडे अटकाने का प्रयास किया ही है। उसकी बानगी आपने जयपुर में देखी है।
और जिस प्रकार सौम्या गुर्जर जी ने जो संघर्ष की मिसाल पेश करी है कि बार बार अगर इनकी जगह कोई भी और होता तो हो सकता था कि सरकार के इन दमनकारी चक्र के आगे घुटने टेक देता। कांग्रेस के नेता तो ये कहते हैं साहब कि बीजेपी जो अन्य राज्यों में कर रही है तो वो यहाँ पर अगर कहीं देखने को मिल रहा है तो उसमें गलत देखो, लोकतांत्रिक बता रहे हो। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कभी भी कोई गलत कार्य नहीं करती है। आप पूरा हिंदुस्तान आज बीजेपी के साथ है। केवल कांग्रेस की 2 स्टेट में सरकारें बची है जो जाने वाली है, आज कल परसों चल रहा है इनका, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि जो कांग्रेस ने अपना हमारे साथ कुचक्कर रचा ना, इसको पूरे राजस्थान की जनता देख रही है। और 2023 का जो भविष्य है ना कांग्रेस का, वो इस नगर निगम के इस पूरे प्रकरण पर, क्योंकि 2 साल से ये लगातार चल रहा है। और जिस तरह ये लगातार बार बार एक भ्रष्ट अधिकारी आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव, जिसको पूरी जनता जानती है वो कितना भ्रष्ट है, उस पर आरोप लगे, उनके ठेकेदारों ने, निगम के ठेकेदारों ने कहा कि हमने इसके लिए पैसे, उसको बचाया इस सरकार ने और उसको संरक्षण दिया। और केवल एक उसके बहकावे में और उसके निजी स्वार्थ में आकर जिस तरह का कृत्य कांग्रेस सरकार ने किया है, उससे पूरे राजस्थान की जनता मेयर की बहाली यहाँ पर हो चुकी है। मेयर पद पर सौम्या जी की बहाली हो गई। आप लोगों की अगर बहाली हो जाएगी तो किस तरह से आप देखते हैं अब नगर निगम वापस से पटरी पर चल पाएगा? बिल्कुल चलेगा। पहले भी पटरी पे चल रहा था, तब मैडम थी क्या नाम से मेयर पद पे, उस समय भी निगम बहुत अच्छी तरह चल रहा था। उसके बाद कांग्रेस बार बार में क्या नाम से इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही है। तो अब आप क्या उम्मीद कर रहे हैं यहाँ पर, अगर फुल फ्लैश वापस से आप 150 पार्षद यहाँ पर रहेंगे तो किस तरह से आप देखते हैं? या फिर 2 साल में जिस तरह की अस्थिरता रही है, क्या उसके अलावा बाकी जो टेन्योर है उसमें जनता उम्मीद करे कि एक स्मूथली यहाँ पर रन हो सके नगर निगम? बिल्कुल, मतलब क्या है कि कुछ दिनों की मेहमान है वैसे भी कांग्रेस पार्टी, उसके बाद हमारी सरकार आ रही है, हम बहुत अच्छा काम करके दिखाएंगे। तो बीजेपी के पार्षद हैं, उम्मीद जता रहे हैं अलग अलग तरीके से और विश कर रहे हैं यहाँ पर सौम्या गुर्जर जी को, जो बधाई देने के लिए आप पहुंचे हैं। मैडम, किस तरह की बात, जो कल कोर्ट का जिस तरह का डिसीजन आया, आप लोगों के खेमे में उत्साह तो पहले से था क्योंकि नंबर गेम में काफी आप आगे थे चुनाव में, लेकिन वापस से पहले वाली मेयर ही आपको मिल गई? जैसा कि मैंने बताया, ये तो बहुत ही खुशी की बात है और ये एक ऐतिहासिक फैसला होने वाला है आने वाले टाइम में। सरकार अगर समझे तो उनके मुंह पे बहुत जबरदस्त तमाचा है कि जिस तरह उन्होंने लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश करी नगर निगम में, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि जनता सर्वोपरि है, ये लोकतंत्र है और जनता की बात को उनको मानना चाहिए था और वो नहीं मानी तो न्यायपालिका ने उनको समझा दिया अच्छे से। आप लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और किस तरह से आप ये जो मौका आज फिर से आप लोग को मिला है, क्योंकि आप लोग भी अभी निलंबित बर्खास्त चल रहे हैं, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं आप कोर्ट से कि आप लोगों के फेवर में भी इस तरह का फैसला देखने को मिलेगा? देखो, सत्य की हमेशा जीत होती है। जैसा मैडम हमेशा कहती है कि सत्य परेशान तो हो सकता है मगर पराजित नहीं हो सकता। और हमारे को पूर्ण भरोसा है, विश्वास है न्यायपालिका पर, हमारे को भी जीत मिलेगी। और आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, आप यहाँ पर नैतिकता के आधार पर मंत्री शांति धारीवाल जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। चुने हुए जनप्रतिनिधि को षड्यंत्र पूर्वक, चूंकि वो भी एक जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि है, षड्यंत्र पूर्वक बिना मौका दिए। तो चलिए सीधे हम आपको लिए चलते हैं। पूर्व मंत्री और बायतू से विधायक हरीश चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। आज की प्रेस वार्ता का मुद्दा है ओबीसी आरक्षण में विसंगतियों के संदर्भ में आज हम लोग बात करना चाहते हैं। ये मुद्दा क्या है, हमारा सफर क्या रहा इस आंदोलन का, आज क्या स्थिति और भविष्य में हम लोग किस दिशा में आगे बढ़ेंगे। ये मुद्दा क्या है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज हमें इस मुद्दा क्या है वो वापस से बताने की आवश्यकता पड़ रही है। निरंतर 18 अप्रैल 2022 से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर उस दिन से इस मुद्दे के संदर्भ में कई दफे बता चुका हूं, उसके बावजूद भी आज वापस सवाल उठ गया 9 तारीख को कि ये मुद्दा क्या है। इसके संदर्भ में कई प्रकार के सवाल उठे। हम लोगों ने सरकार के सामने, प्रशासन के साथ, मीडिया के मार्फत और आंदोलन के माध्यम से सड़कों पर ये मुद्दे को बड़ा स्पष्ट तौर के ऊपर हमने बताया। उसके बावजूद भी ये सवाल उठना दुर्भाग्य। 17 अप्रैल 2018 को राजस्थान सरकार ने एक परिपत्र
जारी कर नियम बनाया पूर्व सैनिकों के संदर्भ में। राजस्थान के अंदर पूर्व सैनिक का आरक्षण निर्धारित है। ज्यादातर नौकरियों में 12.5% है। अपवाद स्वरूप जो आरएस और अलाइड सर्विसेज है उसके अंदर 5% है। तो 12.5% के संदर्भ में और 5% के संदर्भ में जो 2018 को नियम बनाए, उस नियम के कारण आज ये स्थिति बनी हुई है जो गलत नियम है कि आज ओबीसी के छात्रों को पिछली भर्तियों के जो परिणाम निकल रहे हैं उसमें कई भर्तियों में 0, कई भर्तियों में 1, 2, 3% तक ही 21% का रिजर्वेशन होने के बावजूद उन पदों के ऊपर उनकी नियुक्तियां हो रही। ये नियम में संशोधन हुए और नियम महिला आरक्षण के तर्क पर, जो हॉरिजॉन्टल आरक्षण है उसके तर्क के ऊपर भूतपूर्व सैनिकों का भी आरक्षण होए, ये हम लोगों की मांग है। अब ये सवाल दो प्रमुख उठाए जा रहे हैं। पहला कि दूसरे प्रदेशों के अंदर क्या नियम है, तो मैं आपके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को यह बताना चाह रहा हूं, उनमें दुर्भाग्य से जो नीति निर्धारक है उन लोगों को भी इसकी जानकारी नहीं है। उनको भी वापस मैं बताना चाह रहा हूं कि ये तमाम जो नियम बने हुए हैं, चाहे उत्तराखंड के नियम है, उसकी प्रति मेरे पास है, किसी को चाहिए तो मैं बता दूंगा। मध्य प्रदेश के नियम है, पंजाब के नियम है, हरियाणा का नियम है, एसएससी जो केंद्र सरकार के नियम है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के ये नोटिफिकेशन है, उनके नियम, ये तमाम जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है उनके भी यही नियम। तो सिर्फ ये राजस्थान में ही ये नियम के संशोधन के संदर्भ में ये बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, देश में दूसरी जगह भी ये नियम है। तो ये जो सवाल उठाया जा रहा है, सर आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ सॉरी बीच में, लेकिन एक बार आप ये बताइए कि मैं एक बार पहली बात कर लूं, उसके बाद मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। तो ये सवाल उठाया जा रहा है। दूसरे ये सवाल उठाया जा रहा है कि भूतपूर्व सैनिकों के संदर्भ में लगातार हम लोग ये बात कर रहे हैं, नियमों के आधार पर कर रहे हैं, आंकड़ों के आधार पर कर रहे हैं, जो रिजल्ट आ रहे हैं उनके आधार पर कर रहे हैं। 12.5% भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण में एक पद भी इन नियमों के संशोधन की मांग के संदर्भ में उनका कम नहीं होगा। ये दोनों सवाल जो उठाए जा रहे हैं उसका व्यक्तिगत तौर पर मैं कहना चाहता हूं, ये दोनों का कोई भी आधार नहीं। इस मांग के संदर्भ में मैं व्यक्तिगत तौर पर खुद, जब कभी भी आप मांग के लिए अपना स्टैंड रखते हो तो आपका कर्तव्य बनता है कि एक तो फैसले करने वाले व्यवस्था से आप संवाद करो और एक जिस संस्था से आप जुड़े हुए हो उस संस्था के मुखिया से आप बात करो। तो मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूं। यहाँ के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी से मैंने जाकर इस मांग के संदर्भ में बात करी। उनके जो भी डाउट्स थे वो नियमों और तर्कों के आधार पर मैंने वो बात उनको पूरी करी और उनसे सहमति ली कि कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बताओ, नहीं तो आप सहमत हैं या असहमत हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, जिनके पास डीओपी विभाग भी है, मैं उनके पास लगातार इस मांग के संदर्भ में व्यक्तिगत तौर पर और आरक्षण संघर्ष समिति के साथ भी जाकर मैंने ये बात करी। एक दफे नहीं, आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूं उससे पहले कम से कम 10 दफे मैंने बात की। नियम लेकर गया मैं, पहले तो मांग लेकर गया, मांग के बाद में उस मांग के संदर्भ में जो नियम थे वो सब नियम लेकर गया।
और मैंने उनसे लगातार मांग करने के बाद में जब उनकी खुद की सहमति थी कि ये मांग आपकी जायज है, वो मांग जायज होने के बावजूद भी वो फैसला नहीं हो रहा था, ऐसा हमें आरक्षण संघर्ष समिति और मुझे व्यक्तिगत तौर पर महसूस हुआ। तो लोकतंत्र के अंदर दूसरा क्या माध्यम है? या तो मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग ये बात लोगों तक पहुंचाएं। आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ओबीसी वर्ग के लोगों को भी इस मुद्दे के संदर्भ में पूर्ण जानकारी नहीं है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। तो हमने वो मुद्दा मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों के बीच में लेकर गए और आंदोलन चाहे बाड़मेर हो, सूरतगढ़ हो, नागौर हो और शहीद स्मारक है, उसमें आंदोलन के माध्यम से सरकार के पास वो बात पहुंची। 4-5 दफे उससे पहले मुख्यमंत्री जी से भी मेरे इस बारे में बात हुई और उनकी खुद की सैद्धांतिक सहमति, ये मांग आपकी जायज है। मैंने जब नियम और ये सब उनको बताई, उसके बाद में शहीद स्मारक पर जिस दिन हमारा यह आंदोलन था, उस दिन हमारे को वहां बुलाया गया। उससे पहले मेरी कोई भी वार्ता नहीं हुई। व्यक्तिगत तौर पर मैं बड़ा पारदर्शी व्यक्ति हूं कि जो भी बात है वो बड़ी ईमानदारी और स्पष्ट तौर के ऊपर करें। तो उस दिन हम लोग सीएमओ में गए थे, आरक्षण संघर्ष समिति और सीएमओ के अंदर प्रशासनिक अधिकारी और प्रदेशाध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी। गोविंद डोटासरा जी को हम लोगों ने नहीं बुलाया, सरकार ने गोविंद डोटासरा जी को उस दिन बुलाया और वो भी उस कक्ष में मौजूद थे। और जब ये वार्ता हुई, उससे पहले भी वार्ता आरक्षण संघर्ष समिति की हुई, उस दिन सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी थे। लेकिन उन्होंने जो भी सवाल किए, उनके हर डाउट को हमने क्लियर किया, नियम बताए हमने और जो दूसरे जी का व्यवस्था वो बताई, डीओपी सीएमओ के अधिकारी उनसे। और फिर अगले दफे हमने जब यह शहीद स्मारक पर आंदोलन था, उस दिन हम लोगों की वार्ता हुई। हम लोगों ने ये मांग नहीं रखी कि 48 घंटों के अंदर आप लोग प्रशासनिक स्वीकृति का आदेश करें। मैंने आप लोगों के माध्यम से 29 तारीख को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, एक दिन पूर्व शहीद स्मारक, मैंने बड़ी स्पष्ट तौर पर इसकी क्या प्रक्रिया रहेगी वो प्रक्रिया मैंने आपको बताई। आपके माध्यम से राजस्थान और पूरी दुनिया में जहां भी इससे जुड़े हुए लोग रुचि रखते हैं उनको बताई कि सबसे पहले प्रशासनिक आदेश स्वीकृति का मुख्यमंत्री जी देंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। उसके बाद में तीनों विभाग, आरपीएससी, लॉ और डीओपी, इन तीनों विभाग से अप्रूवल होगी और उसके बाद में कैबिनेट में आएगी। हमने 30 तारीख के आंदोलन के दिन भी बड़ी स्पष्ट और ईमानदारी से ये बात की कि हमें सरकार ने 48 घंटे के अंदर प्रशासनिक आदेश अप्रूवल के देगी, ये बात रखी है और आगे की प्रक्रिया वो जल्दी ही पूर्ण कर और आदेश में तब्दीली करेगी। उस दिन भी हमने कोई उनके सामने समय सीमा आगे की तय नहीं करी कि आगे की समय सीमा क्या रहेगी। जो बात हम लोगों से उस दिन हुई, उस बातों के अनुसार ही उन्होंने 48 घंटे के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मुख्यमंत्री जी के खुद ने की। जब कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल करता है कोई भी संस्था में बैठा हुआ व्यक्ति, तो उसकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि उसको वो ऑन करे, वो सभी नियम और प्रक्रिया वो जानता है और उसके बाद में वो सहमत होता है जब ये एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल करते हैं। हमको भी विश्वास था कि जब मुख्यमंत्री जी ने खुद ने प्रशासनिक अप्रूवल दी है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दी है, तो जल्दी इसके। तो अब आए तो विधायक और पूर्व मंत्री हरीश चौधरी को सुन रहे थे ओबीसी आरक्षण को लेकर के अपनी बात मीडिया में रखते हुए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।